चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल का जो क्लास था हमने उसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स पढ़ लिया था, है ना। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लोचार्ट टाइप का बना दिया है आपके लिए, ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ डिस्कस करने की चीज़ें हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है, मैं आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX, है ना, RX स्टैंड्स फॉर अल्काइल हैलाइड एंड ARX स्टैंड्स फॉर अराइल हैलाइड, ठीक है। अगर IUPAC नेम के हिसाब से देखें तो अल्काइल हैलाइड्स आर नोन एज हेलो एल्केन्स एंड अराइल हैलाइड्स आर नोन एज हेलो एरीन्स। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड की बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जहां से हम CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं रखते हैं कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। पहला है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें RX के केस में तो दे आर जनरली कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो गैसेस होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अपन याद रखें कि RX जो होगा वो जनरली कलरलेस होगा, स्वीट स्मेलिंग होगा और कुछ ऐसे हैं जो गैसेस होंगे। ARX की बात करें तो कलरलेस लिक्विड या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, फिजिकल स्टेट में हमने देख लिया क्या है ना। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो RX और ARX, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, दोनों इनसॉल्युबल है पानी में, लेकिन दोनों सॉल्युबल है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, है ना, टॉलिन, इन सब चीजों में क्या है, सॉल्युबल है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो RX जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है, इट्स हायर एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ना, पेरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब जिससे डिराइव हुआ हुआ, आगे भी बात करते हैं। ARX की बात करें तो भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, हायर है एज कंपेयर टू व्हाट, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर मैं हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन की बात करूं और RX या ARX को उसके साथ कंपेयर करके देखूं तो दोनों के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा। अच्छा, अब ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। देखो, पहली मैंने ले रखी है अलग अलग टाइप के हेलोजन के कंपाउंड्स। ये मेरा पेरेंट हाइड्रोकार्बन है मीथेन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 111, है ना, 111। ये सब सारी रीडिंग जो है सब केल्विन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। उसके बाद इसी हाइड्रोकार्बन से मैंने अलग अलग डिराइव किए हैं डेरिवेटिव्स। फ्लोरीन के साथ मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन के साथ मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ मिथाइल ब्रोमाइड और आयोडीन के साथ मिथाइल आयोडाइड। और नीचे सबके बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं। तो आप देखोगे कि फ्लोरीन से आयोडीन तक अगर हम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है। फ्लोराइड वाले कंपाउंड के केस में 194.6, राउंड फिगर में 195 देख लें हम, क्लोराइड में 249, ब्रोमाइड में 276.6 और आयोडीन में 315.5। तो अगर फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ हम जा रहे हैं कंपाउंड के केस में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये हम याद रखें, ठीक है। अब यहीं पर मैंने दूसरे केस में सारे क्लोराइड के कंपाउंड्स लिए हैं, लेकिन सब में क्लोरीन का अमाउंट अलग अलग है। यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो हर बार मैंने हाइड्रोजन को अलग अलग हटाया और सब्स्टिट्यूट किया। तो जहां मोनो सब्स्टिट्यूटेड है कंपाउंड वहां 249, डाई सब्स्टिट्यूटेड में 313, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में 334 एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में 350। तो जैसे जैसे हेलोजन के नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दो चीजें हमने देखी कि जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के साथ तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और अगर मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड से पॉली सब्स्टिट्यूटेड की तरफ जाता हूं तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ रहा है। थर्ड कैटेगरी हमने ली है हमारा जो हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है उसकी चेन लेंथ के अकॉर्डिंग। तो जहां पर एक ही मिथाइल ग्रुप था, जहां 2 कर दिए, जहां 3 आ गए, जहां 4 आ गए, हेलोजन सब में सेम है, वहां भी अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ रहा है। 249, 285, 320, 350। तो ये चार चीजें अपन याद रखें। पहला कि अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन तक के कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड से पॉली सब्स्टिट्यूटेड में जा रहे हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर नंबर ऑफ कार्बन इन दी चेन, पैरेंट चेन बढ़ रही है तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ अपने याद रखें कि हर बार बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। अब एक चीज मैंने यहाँ लिख रखी है कि अगर मैं आइसोमर्स की बात करता हूँ, इन केस ऑफ आइसोमर्स बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है ना। कैसे, मैंने यहाँ एन ब्यूटेन लिया है, 4 कार्बन है चेन में और एक ब्रोमीन लिया है, तो ये एन ब्रोमोब्यूटेन हो गया। इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 375। अब इस एन ब्रोमोब्यूटेन के मैंने 3 आइसोमर्स यहाँ बनाए, एक तो इसी के साथ चेन आइसोमर है, ठीक है, और 2 मैंने पोजीशन आइसोमर्स कर रखे हैं इंक्लूडिंग चेन। ठीक, तो इन चारों आइसोमर्स में देखें तो जैसे जैसे हम देखेंगे इस नॉर्मल से जब हम चेन में आए तो 375 से 364, अगर हम पोजीशन में देखें यहाँ पर मैंने ब्रोमीन फर्स्ट पे रख रखा है, यहाँ मैंने सेकंड पे किया तो 364, और जब मैंने इसकी एक और चेन सब्स्टिट्यूट की तो मेरे को 346। तो आइसोमर्स के केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, बाकी सारे केसेस में बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज होगा। यह तो 3 पॉइंट हमने बात कर ली, फिजिकल स्टेट की, सॉल्युबिलिटी की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। इसके अलावा 2 चीजें और हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल में कि हेलोजेंस में जब आप बात करते हैं तो हेलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है, हेलोजेंस, और उसमें भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा है और आयोडीन सबसे कम है। मतलब टेबल में जब आप बात कर रहे हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो ऊपर से नीचे बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मतलब फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने का कारण ये है कि यहाँ हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो बॉन्ड लेंथ और दूसरा डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी, ठीक है। तो जब हम फ्लोरीन वाले कोई कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे हमने CH3F लिया, फिर CH3Cl लिया, CH3Br लिया, CH3I लिया, और हम ऐसे देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि फ्लोरीन वाले कंपाउंड से आयोडीन वाले कंपाउंड में जाने पर जो बॉन्ड की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर है ना? सबसे कम किस में होनी चाहिए, फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इसमें डाल दें फैक्टर, तो उस केस में पता चलेगा कि फ्लोरीन जो है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, उस वजह से क्लोरीन की कंपैरिजन में ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम। उसके बाद फिर हमारी चीजें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें CH3F में, तो इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास है 139, और CCl की बात करें तो 178, उसके बाद 193 और उसके बाद 214। तो ऐसे करके हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो ये जो हमने पूरी बात कर ली, ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX और ARX। इसको आप नोट कर लें और उसके बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स की, ठीक है। अब ये जो हेलोएल्केन्स हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, RX से, ठीक है। और इस हेलोएल्केन्स के लिए एक स्पेसिफिक चीज हम याद रखें कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो उनमें से RX एक ऐसी कैटेगरी का कंपाउंड है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना। दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। इस वजह से हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि RX को हम एज ए टूल यूज कर सकते हैं बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा है, दे हैव वेरी हाई रिएक्टिविटी, है ना। इस क्लास के कंपाउंड की रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इस कंपाउंड को पर्टिकुलरली यूज करके बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? इसके पहले जब हमने प्रिपरेशन पढ़ा, जब हमने अल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन पढ़ा, तो हमको वो RX और ARX जो था वो प्रोडक्ट साइड मिल रहा था। जब हम रिएक्शन करवा रहे थे स्पेसिफिक, तो मुझे RX और ARX वहां मिले, है ना, प्रोडक्ट में मिले। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जो RX और ARX होगा उसको हम रिएक्टेंट साइड इस्तेमाल करेंगे और उसको इस्तेमाल करके कुछ नया बनाएंगे। क्लियर है चीज? केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन देखी जाती है कि भाई RX की रिएक्शन अगर मैं कोई हाइड्रोक्सिल वाले कंपाउंड से करता हूं, कोई साइनाइड वाले कंपाउंड से करता हूं, कोई एसिड वाले कंपाउंड से करता हूं, तो क्या बनता होगा। क्लियर है चीज, है ना। तो अभी हम इसकी बात यहाँ कर रहे हैं, और अभी हमने ये बोला कि हेलोएल्केन्स जो है दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, और इसीलिए हमारे लिए आसान है कि हम इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे कंपाउंड दूसरे बना सकें।
ठीक है। तो जो बेसिक रिएक्शन हमारे, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आरएक्स दिखाते हैं, जो हमारे सिलेबस में रिएक्शंस हैं जो हमको पढ़नी है ना, वो 4 है। इसमें से पहली जो रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आगे आती जाएगी जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह है या रिडक्शन वगैरह है, तो वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पहली रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम शॉर्ट में एसएन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। S stands for substitution, N stands for न्यूक्लियोफाइल, मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वो सारी रिएक्शन जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है, दोस रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इसको थोड़ा समझे। अभी हम बात कर रहे हैं R और X की, ठीक है। जहां पर R जो है इट इज एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप हो गया, और X जो है दैट इज एन हेलोजन। ये क्या हो गया, एक हेलोजन, ठीक है। और हमको मालूम है कि जब दोनों के बीच में बॉन्ड बना है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब X जो होता है इट इज एन हेलोजन, और हेलोजन जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। उस नेगेटिविटी के कारण जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर होने चाहिए वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स X, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हेलोजन कैसा है, इलेक्ट्रो नेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो बॉन्ड पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खसकाता है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो जब इलेक्ट्रॉन X की तरफ गए तो उन्होंने अपना थोड़ा सा चार्ज किसको दे दिया, X को, तो इसको हमने बोल दिया डेल्टा नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव। और इस पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। ये 11th में बेसिक्स में हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक के अंदर, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो ये X के प्रेजेंस के कारण जो भी अल्काइल हैलाइड हमारे पास है उसमें एक परमानेंट इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, जिसकी वजह से हेलोजन वाले पार्ट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अल्काइल वाले पार्ट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। इस प्रोसेस को या इस पूरे फिनोमेना को हमने बोल दिया पोलैरिटी या पोलर नेचर, ठीक है। इस वजह से मेरा जो अल्काइल हैलाइड है वो कैसा हो गया, पोलर हो गया, ठीक, मतलब RX जो था वो पोलर नेचर का हो गया। इस कंडीशन में अगर मैं बाहर से कोई नेगेटिव स्पीशीज लेकर आ जाऊं, है ना, और उस नेगेटिव स्पीशीज को यहां डालूं, तो वो नेगेटिव स्पीशीज इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर आसानी से अट्रैक्ट कर सकती है बिकॉज इट कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, और उस कंडीशन में ये नेगेटिव इससे जुड़ जाएगा और बचा हुआ जो ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हमने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ये जो नेगेटिव स्पीशीज हम लेकर आ रहे हैं दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल, और ये जो है जो बाहर जा रहा है दिस इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप, इसको बोल दिया हमने लीविंग ग्रुप। क्लियर है चीज। अब कंडीशन ये आती है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल हम लेकर आ रहे हैं इट शुड बी मोर नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू व्हाट, द लिविंग ग्रुप। जो जाने वाला ग्रुप है उससे ज्यादा इसकी वैल्यू होनी चाहिए ताकि हमारा सब्स्टिट्यूशन हो सके। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। क्लियर है। जहां पर एक ज्यादा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल एक हेलोजन को यहां से सब्स्टिट्यूट करता है और R के साथ जाकर जुड़ता है, उस रिएक्शन को हमने बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है चीज। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, इसमें लिख लो डेफिनेशन में, द रिएक्शंस in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile is called nucleophilic substitution reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दे,
डिस्प्लेस कर दे, उस रिएक्शन को हमने बोल दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको आप ऐसा समझा सकते हो, अगर मैं R की जगह एक ग्रुप रख देता हूं, मान लो ये ग्रुप है मेरे पास X, ठीक है ना, यहाँ पर H भी हो सकते हैं और कोई बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। तो इस केस में हम बोल रहे हैं यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी रिएक्शन अगर यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल से हो रही है सपोज व्हिच इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, तो ये अपने इस चार्ज की वजह से इस कार्बन पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से बाहर हो गया। तो अपने को रिएक्शन में कुछ ऐसा मिल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ गया, कार्बन से जुड़ गया, और X जो है वो पूरा नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर हो गई। तो इस टाइप की रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल हम लेकर आ रहे हैं, है ना, ये जो NU है दिस स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जो है, दिस न्यूक्लियोफाइल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, है ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज जो कैरी कर रहा है वो, है ना, या हम बोल दे क्या, पहला नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, ठीक है, या फिर हम बोल दें स्पीशीज कैरिंग वन, एटलीस्ट वन कर देते हैं इसको, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो जाए, जैसे OH माइनस हो गई, CN माइनस हो गई, इस तरीके की स्पीशीज, या फिर कोई ऐसी स्पीशीज हो जाए जो लोन पेयर कैरी करती है, जैसे H2O हो गया जिसपे दो लोन पेयर इस तरीके से हैं, है ना, NH3 हो गया जिसपे एक लोन पेयर है, या फिर RNH2 हो गया जिसपे लोन पेयर है ना, या फिर R2NH हो गया जिसपे लोन पेयर है, या फिर R3N हो गया जिसपे लोन पेयर है। तो वो सारी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को देकर भी बॉन्डिंग कर सकती है, तो उनको भी हम न्यूक्लियोफाइल मान रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज कैरी अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज हो गई, वो भी एज न्यूक्लियोफाइल काम कर सकती है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या है, जहां पर दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है चीज? तो इस कंडीशन में दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। एक वो जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो, और एक वो जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या हो, वो स्पीशीज जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो इसको अपन कैसे बता सकते हैं, जैसे मान लो एक ये वाले रिएक्शन में मैं न्यूक्लियोफाइल को एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बना दूं, तो ये रिएक्शन थी मेरे पास, X था, इसमें मैंने डाल दिया सपोज OH माइनस, ये रिएक्शन मैंने की। तो इस रिएक्शन में OH अंदर जाएगा, X बाहर, तो मेरे को ये मिल गया, यहां आ गया OH प्लस X माइनस, एक नेगेटिव स्पीशीज अंदर आई और एक नेगेटिव बाहर हो गई, मेरे को ये कंपाउंड मिला है स्टेबल फॉर्म में। दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है कि मेरे पास X था और मैंने यहां डाल दिया सपोज NH3 विथ लोन पेयर, तो अब ये अपना लोन पेयर देकर इस पे अटैक करेगा रिएक्शन के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा NH3 विथ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर देकर बॉन्डिंग की और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज देता है, यहां बाहर क्या हो गया, X नेगेटिव। ये क्लियर है? इसको आप चाहो तो ऐसे ही बता सकते हो कि OH की जगह आप सिर्फ NU लिख दो, एक न्यूक्लियोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया विथ नेगेटिव, और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है जिसपे लोन पेयर है, तो यहाँ कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल विथ पॉजिटिव चार्ज और X नेगेटिव। तो ये जो दोनों रिएक्शन हमने की है, ये दोनों ही किस टाइप के रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फिर दो टाइप की हो जाती है, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, वो अभी हम मैकेनिज्म में आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि वो सारी रिएक्शंस जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दे, वो सारी रिएक्शंस क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो, या फिर एक ऐसी स्पीशीज हो जो बाय नेचर न्यूट्रल है लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर चलती है।
ठीक है। और उन दोनों स्पीशीज के बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी दो टाइप की हो गई, या तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस करा सकता है या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर डिस्प्लेस करा सकता है। क्लियर है चीज? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो हमने यहां देख लिया है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज है जो नेगेटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, या न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ठीक है। और ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ हेलोजन एक पोलर नेचर आता है, इस पोलर नेचर की वजह से रिएक्टिविटी जो है वो Rx की बहुत ज्यादा होती है, एंड इट बिकम इजी कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर वीक वाले न्यूक्लियोफाइल को, जो लीविंग ग्रुप जा रहा है दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, और इसको बाहर कर सकता है। क्लियर है चीज? ये समझ में आ गया अभी, है ना। तो ये अभी हमने बात कर ली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, कैसे हम उसकी एक बेसिक रिएक्शन कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स क्या क्या है, नेगेटिव कौन से हैं और जो लोन पेयर वाले हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में हम अलग अलग न्यूक्लियोफाइल रखकर या वो कंपाउंड रखकर जिससे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो सकता है, देखेंगे कि कितने टाइप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर हमको क्या क्या कंपाउंड दे सकता है, ठीक है। चलिए चलिए अब हमने सब्स्टिट्यूशन की बात कर ली। फर्स्ट टाइप के रिएक्शन हमने बोल दी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देख लें, है ना। तो पहला हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। जनरल रिएक्शन की बात करें तो हमने लिया RX हो गया अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं सपोज KOH के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने कर दी। KOH जो है वो टूटकर मुझे दे देगा K प्लस और OH माइनस, जिसमें जो OH माइनस है ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब ये रिएक्शन हुई तो K और X जो है वो बाहर हो गए, KX बना के, और R जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, ROH से, यहां आ गया K और X, ठीक है। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो यहां हो क्या रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। ROH क्या है हमारे लिए, एल्कोहल, तो यहां एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें कंपाउंड को, R की जगह मान लो मैं ले लेता हूं CH3Cl, यहां ले लिया मैंने KOH, तो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से की, मुझे मिल गया CH3OH, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, और बाहर हो गया KCl। तो ये हुआ हमारा पहला टाइप का सब्स्टिट्यूशन, जहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है वो क्या है, OH नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं सपोज मान लो एल्कोक्सी ग्रुप से, सेकंड ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, RX प्लस मान लो मैंने ले लिया NaOR, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड ना, यहां लिया सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने कराई तो भी Na और X बाहर हो गया, है ना। अच्छा याद ये रखें, मैंने लिखा सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, तो यहाँ एल्कोक्सी ग्रुप नहीं लिया मैंने, यहाँ पर पूरा एक कंपाउंड लिया है जो टूटकर मुझे एल्कोक्सी ग्रुप का सप्लाई देगा। सेम यहाँ पर भी जब मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखा है तो मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिया है जिससे मेरे को हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई ROR, ये जो OR वाला पार्ट था वो सब्स्टिट्यूट हो गया, बचा क्या, NaX, ये बन गया क्या, ईथर, ROR, ठीक है। तो यहाँ जब आप एपॉक्सी से करवा रहे हो तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये आप याद रखें, जितनी भी नेम रिएक्शन आती है वो सारी हमको याद रखनी है। ऐसे ही मान लो एक और रिएक्शन लेते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप ले लिया, साइनो ग्रुप मतलब साइनाइड वाला ग्रुप या नाइट्राइल वाला ग्रुप। अब मैंने लिया RX
रिएक्शन करा दी, मतलब सपोज KCN से पोटेशियम साइनाइड से मैंने रिएक्शन करी, तो मेरे को क्या मिल गया, RCN, है ना, अल्काइल साइनाइड, और बाहर हो गया क्या, KX। ये एक जनरल सी रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसमें वैल्यू अगर रखता हूँ C2H5Cl ले लिया मैंने, मान लो ना, इथाइल क्लोराइड, और रिएक्शन करा दी KCN के साथ, तो मुझे मिल गया C2H5Cl प्लस में KCl, ये रिएक्शन है ना। तो ये एक जनरल से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, जहां पर आप अलग अलग ग्रुप्स रखकर सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। पहला हमने देखा सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा हमने देखा सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप जहां हुआ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, थर्ड देखा हमने सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप जहां साइनाइड कंपाउंड्स बने हैं, यहां हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहां हमको एक चीज मिलेगी। जब मैंने यहां पर अपना कंपाउंड लिया C2H5Cl, जिसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं, जो सबस्ट्रेट लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, है ना, नंबर ऑफ कार्बन इज 2। और जब मेरा प्रोडक्ट बना तो यहां आया क्या, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 3। ये ऊपर नहीं है, यहां पर जब हमने कोई वैल्यू रखी थी तो एक कार्बन था, यहां भी एक कार्बन है। इस स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर मुझे नंबर ऑफ कार्बन कितने मिले, 2 मिले, ठीक है, क्लियर। और यहां कितने आ रहे हैं, 3। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो ये जो स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द चेन लेंथ। हम इसको चेन लेंथ के लिए भी यूज कर सकते हैं ना। यहाँ स्पेसिफिक मैंने भी आपको रिएक्शन करके नहीं दिखाई कि कैसे बढ़ रहा है। अभी तो इस केस में यहाँ पर भी क्या है, 2 है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, एक तो साइनाइड के साथ प्रेजेंट है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर अगर हम ये बोल रहे हैं कि चेन लेंथ बढ़ सकती है, तो वो कैसे बढ़ेगी उसको हम देखते हैं, है ना। ये जो साइनाइड वाला कंपाउंड बना C2H5Cl हमने बनाया है, इस कंपाउंड को यूटिलाइज करके हम और आगे चलकर कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस C2H5Cl का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूं, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूं तो मुझे कुछ नया कंपाउंड मिल सकता है। अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं तो भी मुझे कोई दूसरा कंपाउंड मिल सकता है। और अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं तो भी मुझे कंपाउंड दूसरा मिलेगा। हर कंडीशन में अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस को अपन यहां लिख देते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्लियर है। तो इस साइनाइड वाले कंपाउंड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन करने पर अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, ज्यादा होगा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बता रहा था, ठीक है। इसीलिए ये जो KCN वाली रिएक्शन होती है RX के साथ, इसका प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आप चेन लेंथ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिया इथाइल साइनाइड, अब इसका अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, ठीक है, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो है ये हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, है ना। क्या ले लिया हमने, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इस कंडीशन में जब आप इसकी रिएक्शन कर रहे हो तो आपको क्या मिल गया, C2H5, ये तो था ऐसा का ऐसा, रिएक्शन होकर मिला CONH2, ये हो गया क्या, अमाइड कंपाउंड जो बना, दैट इज अमाइड। तो जब आपने इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो उस कंडीशन पे आपको अमाइड्स मिल रहे हैं। जब आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो इट विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड H+, या फिर एक अल्कली भी ले सकते हो आप OH-, है ना। तो H+ की कंडीशन में भी करा सकते हो, OH- में भी करा सकते हो। इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी C2H5COOH, ये मिल गया, क्लियर है चीज। इस कंडीशन में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 और 1 3, यहाँ पर 2 और 1 3, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 2 थी, यहाँ हमने 3 कर दिए। इसी तरीके से अगर मैं इसका रिडक्शन कर देता हूँ, है ना, दिस रिडक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम विद अल्कोहल, C2H5OH, Na और C2H5OH के प्रेजेंस में होता है, और इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी C2H5CH2NH2, ठीक है। तो यहां बनाए अमाइड्स, यहां बने क्या, एसिड्स। सेकंड वाला जब हमने किया तो हमको मिले एसिड्स, और लास्ट वाला जब हमने किया तो हमको मिले अमीन्स, क्लियर है। ये स्पेसिफिक है
जो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखें अपन। ठीक है, तो ये 3 सब्स्टिट्यूशन की मैंने आपको बेसिक सी रिएक्शन बताई। एक सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप किया जहां पर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है, एक सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप किया जहां फॉर्मेशन ऑफ ईथर है, फिर हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप जहां साइनाइड्स बन रहे हैं। और यहीं पर हमने स्पेसिफिकली बोला कि साइनाइड को यूज करके अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग कंपाउंड्स निकाल सकते हैं। दिस साइनाइड कैन बी कन्वर्टेड टू अमाइड्स, दिस साइनाइड कैन बी कन्वर्टेड टू एसिड्स एंड दिस साइनाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू amines which depends on the condition which is supplied। और उस कंडीशन में हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है, बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, यहाँ हर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसीलिए चेन ग्रोथ करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से एक रिएक्शन और लेते हैं, मैं यहाँ समझा देता हूं आपको एक रिएक्शन और। ठीक है, यहां हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। ठीक है, NH2 ग्रुप। तो जैसे मान लो मैं लेता हूं RX प्लस RNH2, ये लिया मैंने। ठीक है, या NH3 ले सकते हैं, यहां पर जैसा भी हो, आप चाहो तो NH3 ले सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हमको अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने NH3 से रिएक्शन किया तो मेरे को R के साथ सब्स्टिट्यूट होकर मिला NH2 और बाहर हो गया क्या, HX। यहां से एक H और एक X बाहर हो गया और मुझे मिल गया RNH2, है ना। NH2 सब्स्टिट्यूट हो गया, ये जो बना दिस इज अमीन, ये प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन हमको यहाँ मिल गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में या इस रिएक्शन में भी हम जैसे यहां हमने पढ़ा, यहां एक कंडीशन डाल रहे हैं क्या, कि इफ RX इज यूज्ड इन एक्सेस, अगर आप RX को क्या कर रहे हो, एक्सेस में यूज कर रहे हो, तो अगर आपने ये वाला जो RX है इसको अगर आप एक्सेस में लेते हो तो जैसे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर आपको मिला है, अगली बार फिर से एक जो X है वो यहां से एक H को ले जाएगा, मतलब ये जो RNH2 बना था इसकी रिएक्शन फिर से RX से हो जाएगी, आपको मिल जाएगा R2 और NH, बाहर हो गया क्या, HX। इसी तरीके से अगली बार फिर से जो R2NH बना है ये रिएक्ट कर लेगा RX से, तो आपको दे देगा R3N प्लस HX। यहां पर हर जगह नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद ये जो R3N बना है लोन पेयर के साथ, ये एक बार और RX से रिएक्ट कर सकता है बाय यूजिंग दिस लोन पेयर। तो इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, R4N विद चार्ज पॉजिटिव और X नेगेटिव इसके साथ ऐसा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ गया। ये हम अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हम साइनाइड वाला जब पढ़ेंगे जहां पर वहां सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये अमाइड में पढ़ोगे, एसिड्स में, अमीन्स में, तो ये वहां चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ जो हमने बनाया था दिस वाज 1 डिग्री अमीन, यहाँ बन गया 2 डिग्री अमीन, यहाँ बन गया 3 डिग्री अमीन और यहाँ 4 डिग्री अमीन बना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको बोल रहे हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक से मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया। ऐसे आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो आपको और भी सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, आप उसको एक बार देखें और रिवाइज करें। 4 मैंने आपको बताए बेसिक से, जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट भी थे। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से किया फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, एक अल्कोक्सी से किया फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फिर किया साइनो ग्रुप से फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, जहां देखा कि साइनाइड कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द कंडीशन व्हिच आर सप्लाइड इन द रिएक्शन। फिर फोर्थ में हमने बोला सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, जो अमीन्स बनाता है। RX की अमोनिया से रिएक्शन की तो 1 डिग्री अमीन, और कंडीशन ये डाली कि अगर RX को हम एक्सेस में यूज करते हैं देन दिस 1 डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है और क्या इसके एग्जांपल है। अब यहां से हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की है। SN1 रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 कौन सी होती है, उसका मैकेनिज्म कैसे है, किसको हम SN1 बोले, किसको SN2 बोले, तो वो हम देखते हैं अब नेक्स्ट अपना। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स की, कि कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम 2
अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहला है SN1 रिएक्शन और दूसरा है SN2 रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल। यहां पर जो 1 का मतलब है दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर, सिंगल मॉलिक्यूल वाली, और 2 का मतलब हो गया बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो वो सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है दैट इज SN1 रिएक्शन, और वो सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो हो गया SN2 रिएक्शंस। क्या है, कैसे करना है, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं SN1 की, SN1 रिएक्शन की। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स हैं वो हम याद रखें कि SN1 रिएक्शन अगर कोई होगी है ना, तो उसके लिए 2-3 चीजें स्पेसिफिक है। पहला कि इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में पूरी हो रही है? 2 स्टेप्स में। दूसरा है कि फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं SN1 के लिए। पहला हम बोल रहे हैं कि इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। दूसरा हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है एंड इट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन में अगर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं है ना, तो उस सारे स्टेप्स में से जो स्टेप सबसे स्लो होगी उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और थर्ड हो गया हमारा क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट। एक बीच में इंटरमीडिएट आएगा व्हिच विल बी ए कार्बोकेटायन, है ना। अब इसको समझे अपन ये क्या है। अगर मैं जैसे सपोज एक कॉमन रिएक्शन की बात करूं, मैंने लिया RX या फिर कार्बन से देखते हैं, ये कार्बन था, यहाँ X था, मैं इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल डाल रहा हूं विद नेगेटिव चार्ज। तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन होगा, मुझे मिलेगा न्यूक्लियोफाइल वाला कंपाउंड और X बाहर हो गया। अब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये SN1 रिएक्शन भी हो सकती है या SN1 मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकती है और SN2 भी फॉलो कर सकती है। अब यहां से हम ये मान लें कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन मैंने की है इट इज गोइंग वाया SN1 मैकेनिज्म और इट इज अ टाइप ऑफ SN1 रिएक्शन। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये जो पूरी रिएक्शन है ये 2 स्टेप में हो रही है। इसकी पहली स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होगी और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। तो इसको समझिए अपन। अगर स्टेप नंबर 1 की बात करें, है ना, तो स्टेप नंबर 1 में ये जो है कार्बन विद X, ये जो था ये सिंगली पार्टिसिपेट करेगा और इस कंडीशन में जो X है बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां से बाहर हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो X की तरफ मूव करेंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा और X जो है वो बाहर हो जाएगा विथ नेगेटिव चार्ज और छोड़ के चला गया कार्बन पे क्या? पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ क्या? कार्बोकेटायन। ये क्या बना? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जो है ये अपने आप में स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए रिएक्शन में से मैं कार्बोकेटायन को ऐसा का ऐसा बाहर निकाल सकता हूं एज प्रोडक्ट। ठीक है, हमने बोला ये जो पूरी रिएक्शन का ये जो फर्स्ट स्टेप था ये क्या था? स्लो था। इट इज अ स्लो स्टेप और इसी को हम बोल रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर मैं रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकता हूं। रेट मतलब स्पीड को डिटरमाइन कर सकता हूं, क्योंकि अगर रिएक्शन फास्ट होगी, ज्यादा तेजी से चलेगी, तो वहां पर रेट डिटरमाइन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर रिएक्शन स्लो है, स्लो चलेगी, तो रेट डिटरमाइन करना मेरे लिए क्या है? पॉसिबल है। इसलिए फर्स्ट स्टेप को हम स्लो स्टेप बोलते हैं और यही स्लो स्टेप जो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ SN1 या SN2 की बात कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल है, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, इसीलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर बन गई और SN1 बोल दिया हमने इसको। ठीक है, अब यहाँ से स्टेप नंबर 2, जैसे ही कार्बोकेटायन बना, पॉजिटिव चार्ज आया, तो इट बिकम्स इजी कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सके, और इसीलिए ये कैसे हो जाती है, फास्ट स्टेप, फटाक से रिएक्शन होगा और आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। वही 2 प्रोडक्ट निकले बट 2 अलग अलग स्टेप्स में निकले। पहली स्टेप हो गई स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग और दूसरी हो गई फास्ट स्टेप। क्लियर है चीज? तो ये हुआ SN1 मैकेनिज्म। ये जो बना दिस इज कार्बोकेटायन, दिस इज एन इंटरमीडिएट। अब इस पूरी प्रोसेस को मैं चाहूं तो एक एनर्जी प्रोफाइल के डायग्राम में भी समझा सकते हैं, ग्राफ बनाकर हम इसको बता सकते हैं। ठीक है ना? इस कंडीशन में मान लो यहां पर मेरा रिएक्टेंट था, है ना? कौन सा रिएक्टेंट? C विद X। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया इसने, कुछ ऐसा हुआ, ये जो पार्ट आया है ना, इस पार्ट पर C और X का जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे टूटने लगा, है ना, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव से, और यहां पूरा टूट गया यहां आकर। तो यहां क्या मिल गया मेरे को? C विद पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव बाहर हो गया। यहां से रिएक्शन आगे बढ़ी, ठीक है, इस तरीके से। इस पॉइंट पर आकर C और न्यूक्लियोफाइल में फिर से बॉन्ड बनने लगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और यहां आकर C और न्यूक्लियोफाइल में फिर से बॉन्ड बन गया एज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो होता है हमने पढ़ रखा है, इट शुड बी एट हायर एनर्जी एज कंपेयर टू व्हाट? प्रोडक्ट। ये हमारा एनर्जी का हो गया और ये हमारा रिएक्शन का हो गया। क्लियर है चीज, है ना? तो जहां पर ऐसे डबल हेम्प वाला डायग्राम आता है दैट स्टैंड्स फॉर SN1। अगर SN2 होती तो सिंगल बार में खत्म होती, वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने रिएक्टेंट रखा, ठीक है, यहां हमको कार्बोकेटायन मिला और यहां हमको प्रोडक्ट मिल गया। बीच में हमारी 2 स्टेप आई जहां पर हमने बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग हमने बता दी। क्लियर है ना? तो ये जो हमने पूरा पढ़ा अभी, दिस इज फॉर SN1 रिएक्शन, जहां 2 स्टेप हमने देखी। अब हम ये मान लें कि ये जो रिएक्शन है ये वाया SN2 हो रही है ना, वाया SN2 मैकेनिज्म हो रही है या SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रही है। तो क्या होगा? तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। उन कंडीशंस की बात करें, जैसे हमने वहां बोला 2 स्टेप में होती है, यहां सिंगल होगा, इट कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। ये एक सिंगल स्टेप में पूरी हो गई, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि सिंगल स्टेप है तो कोई स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग नहीं होगी, यहाँ पर पूरी फास्ट है। तो क्या बोल रहे हैं? इट इज अ फास्ट स्टेप, ठीक है। और जैसे वहां कार्बोकेटायन बना था, यहां हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब हो गया काल्पनिक, जैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा हम मानते हैं कि अगर रिएक्शन SN1 के थ्रू नहीं हुई है और SN2 के थ्रू हुई है तो ऐसे हुई होगी, है ना। ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। यहां हम बोल रहे हैं कि कार्बोकेटायन इज अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, और इसको हम रिएक्शन से बाहर कर सकते हैं। यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट या हाइपोथेटिकल स्टेट आ रही है। अब इसको समझे कि क्या है। तो जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है कि मेरे पास था X इस तरीके से, और इसमें मैं न्यूक्लियोफाइल ला रहा हूं नेगेटिव चार्ज के साथ। तो एक ही स्टेप जो हो रही है फास्ट स्टेप, इसी में यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ट्रांजिशन स्टेट को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं ना, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ठीक है। ठीक, यहां बन गया कार्बन, इसके पास जो 3 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड थे वो तीनों मैंने ऐसे बना दिए। एक तरफ से X जो है वो धीरे धीरे अपने बॉन्ड तोड़ रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव लेकर बाहर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा टूट रहा है तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव आ रहा है। और एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल जो है वो थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव। अब हमने पढ़ा है कि कार्बन जो होता है वो 4 ही बॉन्ड लेकर चलता है। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि 5 बॉन्ड है। बिना X के गए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और बॉन्डिंग करनी शुरू की है, और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है वैसे वैसे लीविंग ग्रुप या X जो है वो बाहर हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्योंकि वैलेंसी ज्यादा दिख रही है, इसलिए हमने बोला है कि इट इज अ ट्रांजिशन हाइपोथेटिकल स्टेट है जो हाईली अनस्टेबल है ना, हाईली
अनस्टेबल। जहां पर भी ट्रांजिशन स्टेट होगी वो हाईली अनस्टेबल होगी, और क्योंकि हाईली अनस्टेबल है तो कोशिश करेगी कि अपने आप को क्या कर ले, स्टेबल और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। तो फटाक से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और आपको क्या दे देगा बाहर, एक्स नेगेटिव। ये सब कुछ जो है ये सिंगल स्टेप में हुआ। एक्स के रहते हुए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट बनाकर सीधे क्या दे दिया, प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हमने बोला क्या, SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। ये हुआ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, यहां हमने पढ़ लिया SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। अब इसका अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं तो ये भी मेरे लिए बिल्कुल सिंपल हो गया, ये तो बहुत आसानी से बन सकता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यहां पर एक रिएक्टेंट था, ये वाला C था विथ X, प्लस में कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल, एक ही बार में, और सीधे रिएक्शन हुई और मैं कहां पहुंच गया, प्रोडक्ट में, जहां C के साथ कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से, और बाहर कौन हो गया, X विथ नेगेटिव। यहां ट्रांजिशन स्टेट है ना, यहां ट्रांजिशन स्टेट है कि कार्बन है उसके साथ X बाहर भी हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ भी रहा है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बन रही है। तो जब आप सिंगल हम वाला डायग्राम बनाएंगे एनर्जी प्रोफाइल वाला, तो देन दैट विल बी फॉर SN2, और जब आप डबल हम वाला बनाएंगे तो ये हो गया SN1। तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। क्या कंडीशंस चाहिए दोनों के लिए वो मैंने आपको बता दी, कैसे स्टेप्स होती है वो बता दी, और दोनों का प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, अब इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के साथ जोड़ेंगे, जो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, डेक्स्ट्रो लिवो वगैरह, और थोड़ी सी इसके अंदर हम सिमेट्री की भी बात करेंगे, पोलैरिटी की भी बात करेंगे, तो उन सारी चीजों को लेकर आएंगे, जहां इन्वर्जन, रिटेंशन है ना, रेसिमाइजेशन, तो ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे, वहां से हमको SN1 और SN2 थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वो हम हमारा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इससे रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है, मैं वहां इसका आंसर आपको दे दूंगा। चलिए, थैंक यू।